हेलो बच्चों, वेलकम टू बोर्ड प्रिपरेशन। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और ये हमारा पहला चैप्टर है जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। तो वेलकम हमारे इस बोर्ड प्रिपरेशन में। हम पूरी तरह से इस चैनल को इसलिए क्रिएट किए हैं कि हम बोर्ड में जो भी बच्चे अपियर कर रहे हैं इस साल ड्यू टू कोविड-19 उनके साथ बहुत ज्यादा स्टडीज की लैक हुई है। तो इस लैकनेस को दूर करने के लिए हम आपके लिए पीडीएफ साथ ही साथ सैंपल पेपर्स और हमारे लाइव क्लासेस जो कि हमारे डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए रहेंगे तो वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हो वो आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर देखें तो हम इसका दो पार्ट करते हैं। एक आता है हमारा इलेक्ट्रो का और दूसरा आता है हमारा स्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स के लिए और स्टैटिक्स है हमारा रेस्ट के लिए। मतलब ये एक ऐसी फिजिक्स है जो कि डील करने वाली है इलेक्ट्रॉन्स जब रेस्ट में हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के फोर्स एक्सर्ट करेंगे, किस तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी, इसमें फील्ड क्या होगा, इनका पोटेंशियल क्या होगा, इन सब की जो स्टडी करेंगे वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of charge at rest and the forces between static charges। देखिए क्या है, ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो आपको चार्ज जब रेस्ट पे हो उसकी स्टडी करने में जो हमारी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करने के लिए, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और क्या हमें पता चलता है, जो ये हमारे स्टैटिक चार्जेस हैं इनके बीच का जो फोर्स होता है इसके बारे में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही ब्रांच पूरा कवर करती है। तो द फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्ज, फिर क्या होता है, फील्ड होता है, फिर क्या होगा, एंड पोटेंशियल्स बिटवीन स्टैटिक चार्जेस। फील्ड और पोटेंशियल भी हमारे जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं इन सब की स्टडी करने में जो हमारा एक ब्रांच बनाया गया है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक और कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक और वर्ड से जाना जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर हम लोग स्टैटिक इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, ये जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, इस वर्ड को जो डिस्कवर किए हैं वो है थेल्स ऑफ मिलेटस। ये हमारे ग्रीक फिलोसफर है, इनकी फोटो भी आपको बगल में दिखाई दे रही होगी। ये हमारे ग्रीक फिलोसफर है, मैथमेटिशियन भी है ये थेल्स ऑफ मिलेटस। और 600 बीसी के अराउंड इन्होंने इस वर्ड इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, जिसके बारे में पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, हमें पढ़ना क्या है।
तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, पहले हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो चार्ज रेस्ट में होते हैं, उसके बाद जो चार्ज रेस्ट में होंगे उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उस फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उनके बीच में जो पोटेंशियल आएंगे, उनकी जो फील्ड बनेगी, रेस्ट में जो चार्ज होंगे उनकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसे भी हम लोग सब लोग देखेंगे। तो आप लोग फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलिए। कॉपी पेन सब लोग निकाल लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग यहां पर एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वो वर्ड क्या है हमारा, चार्ज। चार्ज के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मन में कि व्हाट इज चार्ज। अगर कोई आपसे पूछे कि ये चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें जानते रहते हैं पर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन हमें नहीं पता। तो बहुत सारे इंटरव्यूज में कभी कभी पूछ लेते हैं, चलो बताओ अच्छा क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो हमारे पास चार्ज की बहुत चीजें हमें पता है, पर एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है वो क्या है। तो देखो मैं जो डिफाइन करता हूं क्या है, चार्ज इज एन intrinsic property. Charge is an intrinsic property. Charge is an intrinsic property that always remain conserved. ये हमेशा कंजर्व है। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किस चीज की, किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की। तो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा कंजर्व होती है, हमेशा कंजर्व। अब यहां पर वर्ड इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, वर्ड इंट्रिंसिक का मतलब है फंडामेंटल से। किससे मतलब है, फंडामेंटल से। मतलब चार्ज का ओरिजिनेशन सेल्फ है। जैसे मास होता है उसी तरह चार्ज भी सेल्फ ओरिजिनेटेड है, किसी से इसका ओरिजिनेशन नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है। जैसे मास होता है, हम आगे रिलेट भी करने वाले हैं मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस मिलता है आपको चार्ज और मास में। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ये प्रॉपर्टी चार्ज की है कि हमेशा कंजर्व होता है, हमेशा कंजर्व होता है। तो वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसे चार्ज कंजर्व। ये हो गई, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। इसे नोट करिए फटाफट। चलिए, उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट्स। डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इनके शब्दों में देख लेते हैं चार्ज का क्या डेफिनेशन है। विलियम गिलबर्ट्स ने क्या चार्ज की डेफिनेशन बताई, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। विलियम गिलबर्ट्स ने बताया कि चार्ज किसी मटेरियल का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो मटेरियल किसी दूसरे चार्ज बॉडी के साथ कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं या फिर किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे कुछ फोर्स अपना एक्ट भी कर पाते हैं। विलियम गिलबर्ट्स ने क्या कहा कि अगर मान लो यहां पर कोई एक चार्ज बॉडी है, ये मान लेते हैं प्लस चार्ज, और कोई दूसरी बॉडी है इसके पास भी चार्ज है, तो इसके पास जो ये चार्ज है चाहे जिस नेचर का हो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, चाहे जिस नेचर का हो, तो इस चार्ज की वजह से इस बॉडी पे इसकी वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, चाहे अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, कैसा भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दूसरा इन्होंने कहा, पहला तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने चार्ज की वजह से, और दूसरा अपने चार्ज की वजह से इस पे भी फोर्स एक्ट कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी जो इसे किसी चार्ज बॉडी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करने में मदद कर रही है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। ये विलियम गिलबर्ट्स की डेफिनेशन थी, तो हम लोग देख लेते हैं। चार्ज इज समथिंग
possessed by material, possessed by material, charge is something possessed by material, possessed by material, due to which object can experience some force due to presence of another charge, due to presence of another charge, and can also act some force on it. ये विलियम गिलबर्ट की डेफिनेशन कि ऑब्जेक्ट कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स, यहां पर आप इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कह सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा खुद के ऊपर, और दूसरा कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स दूसरों पे कि दूसरे चार्ज बॉडी पे एक्ट भी कर सकता है। तो ये जो हमारा डेफिनेशन था वो विलियम गिलबर्ट्स ने दिया था। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय विलियम गिलबर्ट्स। नोट करिए फटाफट जल्दी से 5 मिनट के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो ये हो गया हमारा चार्ज का कि चार्ज है क्या। तो होप सबको समझ में आ गया कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा कंजर्व है। बस इतना बता दोगे बहुत है इतना। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो इससे पहले कुछ टॉपिक्स में अभी लीव कर दिया हूं, जैसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अभी हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला आता है हमारा, देखो 3 प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में देखेंगे। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्या है क्वांटाइज्ड, देखते हैं आगे। पहले नाम देख लेते हैं सबका। फिर क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बताया था व्हाट इज चार्ज में कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कैसे रहता है, क्यों रहता है, तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 प्रॉपर्टी होती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, वो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चलो देखते हैं क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज है, किसी भी बॉडी पे कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पैकेट ऑफ चार्ज रहेगा। मतलब कि एक हमारा फंडामेंटल चार्ज बना दिया गया है E, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज का छोटा सा पैकेट बना दिया गया है। तो चार्ज के छोटे से पैकेट की वजह से, चार्ज के इस छोटे पैकेट की वजह से हमारे किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसी पैकेट का। मतलब
1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, 5e होगा, कुछ भी हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इस फंडामेंटल चार्ज का होगा। और सब लोग जानते हो ये चार्ज क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहा कि चार्ज जो भी पूरे यूनिवर्स में जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो इस पैकेट में प्रेजेंट है, ई के पैकेट में वो प्रेजेंट है, वो हमेशा पैकेट्स में ही अवेलेबल है। अगर कहो क्या 1/2e पॉसिबल है किसी के ऊपर चार्ज, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अभी फ्रैक्शन में हो गया। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए। तो इस पैकेट की वजह से जो चार्ज होती है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। अब देखो, जैसे आप लोग किसी शॉप में गए, आपको एग खरीदना है, अंडे एग खरीदना है, तो उनसे क्या कहते हैं, 1 एग दे दो, या फिर 2 दे दो, या फिर 3, कभी कहते हो हाफ एग दे दो, 3/2 एग दे दो, 4/5 एग दे दो। ये नहीं हो सकता। तो सेम इसी तरह चार्ज भी हमेशा अवेलेबल है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप 1e लिख सकते हो, -1e लिख सकते हो, -2e लिख सकते हो, 2e लिख सकते हो, -3e लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड है, मींस वो पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर किसी को लेना देना है चार्ज तो भी पैकेट्स में ही लेगा। 1 पैकेट लो, 2 पैकेट लो, 3 पैकेट लो, मतलब आधा नहीं ले सकते, 3/2 फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई लोगे। एक और एग्जांपल देखो, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग लिखते हो Na+, इसका मतलब क्या है कि 1e इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया। कभी किसी के ऊपर ऐसा चार्ज दिखा है कि मान लो कैल्शियम के ऊपर ऐसा चार्ज हो, कैल्शियम +3/2, ऐसा नहीं। किसी भी एटम के ऊपर आप जब चार्ज लिखते हो, किसी भी चाहे लेट्स से एल्यूमिनियम के ऊपर लिखते हो तो +3 लिखते हो। कभी लिखा है फ्रैक्शन में किसी के ऊपर चार्ज, नहीं। कारण क्या है कि जितने भी ट्रांसफर या फिर गेन, दोनों लूज या फिर गेन, जो भी लेन देन होगा वो इस पैकेट्स में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब चार्ज फ्रीली अवेलेबल नहीं है, पैकेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज by virtue of which, by virtue of which, by virtue of which all charges are integral multiple of basic unit of integral multiple of basic unit of charge which is known as E, which is known as E. The charge Q of a body
कैन बी रिटन एज, अब देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच all charges are integral multiple of basic unit of charge which is known as E. E वो एक बेसिक पैकेट बन गया है चार्ज का कि फ्री स्पेस में सारे चार्ज इसी के इंटीग्रल मल्टीपल है। इसलिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं फॉर्मूला? एक फॉर्मूला हो जाएगा इसका कि Q इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है किसी बॉडी पे वो बराबर होगा L इंटू ई, N इंटू ई, वेयर N इज इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब समझिए, ये N पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। मतलब आप लोग समझते हो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है, प्रोटॉन पे भी इतना होता है। अगर ये नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, और पॉजिटिव में है तो प्रोटॉन का हो गया। तो ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब इसमें एक नोट पॉइंट है। क्या नोट पॉइंट है समझते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के 3 मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन और हमारा फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है तो हमेशा वो चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बेसिक यूनिट। तो कोई भी अगर चार्ज हमारा चार्ज हो रहा है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसे मैं चार्ज कर रहा हूं किसी भी मेथड से, तो या तो इसके पास 1e इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी, या तो इसके पास 1e चार्ज रहेगा, 2e चार्ज होगा, 3e चार्ज होगा। मतलब जो भी चार्ज इसके पास रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा E का। वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा E का। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर कि जो भी ट्रांसफर हो सकता है, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या कॉज है? is that only integral multiple of basic unit of charge can be transferred। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केवल इंटीग्रल मल्टीपल इस E का, जो E यहां पर हम लिखे E, केवल इंटीग्रल मल्टीपल E का ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। केवल इंटीग्रल मल्टीपल, याद रखिए। अगर मैं कहूं वालों कौन 2E किसी पे ट्रांसफर करना है तो नहीं हो सकता। मैं कहूं 3/5e किसी पे चार्ज ट्रांसफर कर दो, नहीं हो सकता। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ट्रांसफर करोगे तब तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसमें हम क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट, 1 2 3 4 5। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं तुम लोग को नोट करने का, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन क्या है? what is the charge on an object having 20 excess electron। किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा जिसके पास
20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको गिवन क्या दिया गया है, गिवन पार्ट में क्या है, n आपका 20 है, इंटीजर 20 है। E आपको पता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। तो Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव में रहेगा चार्ज, बिल्कुल नेगेटिव में रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 16 टू 32, मतलब 32 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इज द नेगेटिव चार्ज। इतना नेगेटिव चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे जिसपे 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहेगा टोटल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी फॉर्मूले में बेसिस कैसे बन सकता है। चलो देखते हैं। एक है कि अब क्या सारे अमाउंट ऑफ चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी में कि नहीं कर सकते, ये देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी, एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इज ए ट्रांसफर ऑफ following charges possible। आपको बताना है कि क्या जितना चार्ज आपको दिया गया है, ये यहां पर दो आपको चार्ज दिए हैं ए और बी, ये ट्रांसफर करना पॉसिबल है कि नहीं। पहला चार्ज है 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम, और दूसरा चार्ज है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। ये दो चार्ज है, क्या ये ट्रांसफर करना पॉसिबल है कि नहीं। चलिए ए वाले को देखते हैं। कैसे चेक करेंगे भाई, कैसे चेक करेंगे। ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है क्यू। ई हमें पता है, ई फंडामेंटल पैकेट है, उस पैकेट से डिवाइड करेंगे। अगर ये यहां पर एन की वैल्यू इंटीग्रल आती है, इंटीजर आते हैं, तो भाई सही है, ट्रांसफर होगा ही। अगर इंटीजर नहीं आती तो ट्रांसफर नहीं होगा। सेम केस यहां पर। तो चलो Q है हमारा 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। E होता है हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब Q इज इक्वल टू एन, ई होता है, एन निकालने के लिए क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। यहां से Q है 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। ई क्या है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो यहां पर 19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 5.8 अपॉन 1.6 इंटू 19 ऊपर जाएगा तो केवल 10 बचेगा, और कूलम कैंसिल होगा। यहां पर अगर इसे सॉल्व करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10 मतलब 58 अपॉन 1.6, और इसे सॉल्व कर 36.2 इतना आ रहा है, ये n की वैल्यू होगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ n is not integer, therefore 5.8 into 10 power minus 18 coulomb cannot be transferred, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, cannot be transferred। बिल्कुल, अगर n की वैल्यू यहां पर इंटीजर आ जाती है, देखो ये डेसिमल में आ गई,
n की वैल्यू यहां पर अगर इंटीजर में आ जाती तो ये ट्रांसफर हो सकता था, नहीं तो नहीं। तो इंटीजर है नहीं, यहां पर देखो फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। इसी तरह सेकंड वाला देख लेते हैं। चलिए नोट करिए फट से, इरेज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो Q is equal to 4.8 into 10 power minus 18 कूलम, और यहां पर E फिर से वही है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो यहां पर N हो जाएगा Q upon E, और यहां से निकालेंगे तो 4.8 into 10 power minus 18 अपॉन 1.6 into 10 power minus 19, ये भी कूलम, ये भी कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। यहां पर 16 3 जा 48, तो यहां पर आएगा 3 into 10, मतलब कितना हो गया 30। अब देखिए n की वैल्यू इंटीग्रल आ गई, n की वैल्यू इंटीजर है, क्या लिखेंगे, सिंस n is equal to 30 is integer, therefore 4.8 into 10 to the power minus 18 कूलम can be transferred। अब कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो देखिए दो क्वेश्चन में लिया, एक ट्रांसफर नहीं हो सकता, दूसरा ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में कि आपको बताना है कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, कौन सा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो हो ये यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी दो और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ये बिल्कुल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। और थ्रू आउट द ईयर हम टीचर्स आपके साथ लगे रहते हैं विथ ऑल सब्जेक्ट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे सबको।